नमस्कार। तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहते हैं। तो एक रिसेंटली एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम डिस्कस की कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है। हमने कहा बिल्कुल सही चीज़, ये हमारे भी दिमाग में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो क्यों होता है ऐसा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, लेकिन ये जो अच्छे लोग हैं ये वाकई अच्छे लोग हैं, ये किसने बताया उनको? क्योंकि जो वाकई अच्छे लोग होते हैं उनको अपनी अच्छाइयों का एहसास नहीं होता, और जिसको अपनी अच्छाइयों का एहसास हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इसका मतलब कहीं उसके स्याह पन्ने हैं जिनको वो ढांकना चाहता है। ये कह कह के अपने आप को सांत्वना देना चाहता है कि हम अच्छे हैं। और जब भी हम किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो उससे अपने लिए एक बात साफ हो जाती है कि कम से कम हम तो भले हैं। लेकिन अगर वोटिंग कराने जाए दुनिया से तो हम भी न जाने कितनों की किताबों में, कितनों की कहानियों में विलेन साबित होंगे, लेकिन हम खुद ही सोच लेते हैं कि हम तो अच्छे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हम लोग चाह करके बुरा नहीं करते हैं किसी के साथ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अरे हमें तो धोखा मिल गया, हमने तो तुम्हारा अच्छा ही चाहा लेकिन हमें वो नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी, जैसा होना चाहिए था। होना चाहिए से यही होता है कि हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो हम दूसरे से चाहते हैं वो हमने खुद से चाहा होता है। और दूसरों से अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो, लेकिन हम खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं। अब हम जब खुद को प्रेम नहीं करते तो दूसरे को प्रेम कहाँ से दे पाएंगे? एक खाली कटोरे से दूसरे को क्या खीर बटेगी? तो जब खुद ही खोखले हैं, कंगाल है, कुछ है नहीं, तो ही हमारी मांग करने की आशा रहती है, अभिलाषा रहती है कि वो जो कमी है वो दूसरे से पूरी हो जाए। लेकिन जब हमारे पास ही नहीं है तो हम दूसरे को क्या देंगे? लेकिन अब वही कि जब खुद से प्यार करने वाली बात आती है तो कई बार लगता है कि ऐसे तो हम स्वार्थी हो जा रहे हैं, तो अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, दूसरे का नहीं सोचेंगे, तो स्वार्थी होना तो नहीं अच्छा लगता किसी को भी। जहाँ तक स्वार्थी होने वाली बात है तो इस मामले में तो स्वार्थी होना ही चाहिए, अपने आप को सींचना चाहिए। गुलाब अगर ये सोचे कि अगर उसने खुशबू उड़ाई तो कहीं लोग उसे गुलाब ना समझने लगे, लेकिन गुलाब के अंदर से भी खुशबू तभी उड़ेगी जब उसकी जड़ों में उसने अपने आप को सींचा होगा, उस धूप में नाचा होगा, बहती हवाओं के साथ झूला होगा, तब उस खुशी से वो खुशबू निकलेगी। लेकिन जब हम खुद अपना ही पोषण नहीं कर रहे हैं, खुद ही तंगी में जी रहे हैं, शुभ भावनाओं की तंगी में, तो दूसरे को हम कहाँ से दे पाएंगे? वाइब्रेशंस अगर हमारी खुद की लो है तो हम दूसरे की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। और ये ज़रूर है कि दूसरे की वाइब्रेशन अगर हाई वाइब्रेशन है तो ये ज़रूर संभावना है कि हम ही उसे पुल डाउन कर दें, नीचे खींचना है। ये जो आपने कहा कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी वाइब्रेशन से दूसरे की भी वाइब्रेशन कई बार नीचे हो जाती है, तो उससे एक चीज़ ये है कि कई बार होता है कि कुछ फाइट हुई, किसी की आर्ग्यूमेंट हुई, तो उसमें हमने सोचा कि बात और ना बढ़े तो शांति से, समझदारी ये कहते हैं कि ठीक है शांत रह जाओ, लेकिन क्या शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस, जो आजकल कुछ लोग कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि बस खुश रहना है, वाइब्रेशंस ऊपर रखनी है, तो आप अपने जो नेगेटिव इमोशंस है, गुस्से, दुख वाले इमोशंस, उससे तो आप दबा रहे हैं। हाँ, दबाना तो नहीं है, देखना है। लेकिन जब आप फोकस करते हैं अपनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करने की ही, तो धीरे धीरे आपकी वो प्रैक्टिस मजबूत होने लगती है और आप हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं। और जब वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, और ये ट्रांजिशन पीरियड होता है जब आपकी पुरानी आदतें नई आदतों को अपनाने से मना करती हैं,
आप पूरी कोशिश करते हो, तब धीरे धीरे जो आपका अतीत है, जो आपका इतिहास है, वो धूमिल होना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत पोंछा जा सकता है, और हाँ, पोंछा भी जा सकता है। अगर क्वांटम्स की बात करें तो तुरंत पोंछा भी जा सकता है। आप क्वांटम जंप ले सकते हैं अपने एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में, क्योंकि आपकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, जो आपकी अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस यूनिवर्स में, वो क्वांटम फील्ड में अवेलेबल है। आप जिसके साथ अपने आप को ट्यून करेंगे, आप उसको अवेल कर सकते हैं, आप वो हो सकते हैं। लेकिन ट्यूनिंग हमारी कैसी है, ये डिपेंड करता है हमारे आज के रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव पर। आपने जैसे कहा कि पुरानी वही अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी को आप वाइप आउट करके और उसे पूरी तरीके से हटा कर ही आप एक नई अच्छी पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपना जो आपका एक पुराना, क्योंकि आपको बचपन से बिलीफ्स वगैरह के साथ आप जैसे हैं आप वैसे हैं, तो उसे छोड़ें कैसे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अपने नहीं तो ऐसे तो सभी अच्छे हो जाते हैं, सभी, क्योंकि अच्छा होना सब चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को सब रीच करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपनी पुरानी बिलीफ्स आइडियोलॉजीज को भूलना। तो वो कैसे करें? शुरुआत इसकी की जा सकती है कि आप जितना ज़्यादा, जैसे बात की आपने बिलीफ की, आइडियोलॉजी की, कंडीशनिंग की, तो अब आप इसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप वहीं पे अटके रह जाएंगे। दूसरा एक इसका रास्ता यह है कि आप कैसे होना चाहते हैं उस पर फोकस करें और उसको ही बार बार सोचते रहें। जैसे अमूमन होता यह है कि लोग बीती बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं और वो सोच आपको सुख देती हो ऐसा देखने में मिलता नहीं, वो सोच आपको दुख ही दे रही है। तो आप क्यों ना ऐसा करें कि अपने अतीत की बजाय, अपने इतिहास की बजाय अपने भविष्य की ओर झांकना शुरू कर दें, उसकी कल्पना शुरू कर दें, क्योंकि अतीत के दुख भी उतने दुख थे नहीं जितने आपने कल्पना कर करके उनको बढ़ा लिया है। और जब भी आप उस अतीत को सोचते हैं, आप उस दुख को फिर जीते हैं। तो ऐसे दुख में जीने से कोई फायदा नहीं। इससे तो अच्छा जब मन को फुसलाना ही है तो अतीत के दर्द की बजाय भविष्य के सपनों में आप उसको उलझाएं, उसमें फुसलाएं और उनको देखें कि अगर सोचना ही है तो शुभ सोचें, भविष्य सोचें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब मतलब अतीत को, पास्ट को हम लोग बैठकर याद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कुछ उससे, एग्जाम्पल अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो कुछ ऐसा अभी इंसिडेंट हुआ जिसने वो चीज याद दिला दिया, या कोई किसी के साथ कोई मेमोरी शेयर करता हो तो कोई ऐसी चीज उसे उस चीज की याद दिला दी हो कि भले ही वो खुश वाली ना हो, दुख वाली हो, उसे दुख लाए, लेकिन वो चाह कर नहीं सोचेगा, कुछ ना कुछ इंसिडेंट या कोई चीज याद दिला देती है। तो तब फिर क्या करें? याद भी वही चीज दिलाई जा सकती है जो आपके अंतरतम में बिल्कुल बैठी ही हुई है, छेड़े जाने के लिए। बाहर की चीजें सिर्फ ट्रिगर कर देती हैं, इससे ज्यादा वो नहीं करती। और ट्रिगर करती हैं, ट्रिगर भी उसी किया जा सकता है जो ऑलरेडी तैयार बैठा है फटने के लिए। तो जहां से बाहर से एक छोटा सा स्पार्क और वो ब्लास्ट कर जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे अंदर, हम तो उस बात को भूल चुके थे, भूले नहीं थे, सतह पर वो भी बैठी थी, थोड़ा सा किसी ने खरोचा और सच्चाई सामने आ गई। तो वही, तो उसे फिर हटाएं ही कैसे? मतलब कि कोई ट्रिगर, मतलब वही जो आपने कहा कि वो होती है तभी वो आगे भी छलक पाती है, तो वो हटाएं ही कैसे? अतीत में रहे ही क्यों? अतीत में रह नहीं रहे हैं, मेमोरीज हैं, उसमें हम लोग रह नहीं रहे हैं। किसी ने उसका जिक्र किया तो वो याद आ गई, लेकिन क्योंकि हम लोग ने उसे लिव किया है तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उसे डिलीट का बटन और हम लोग भूल ही जाए, वो है तो है ही। तो हाँ, तो जब आप बात करते हैं अपने नए वर्जन की, अपने बेटर वर्जन को अपनाने की कोशिश, वही लोग ये बातें करते हैं जो चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूव करें अपनी लाइफ में। तो जब इम्प्रूव करें अपनी लाइफ में तो फिर फर्स्ट स्टेप होता है कि अवेयरनेस। एक एक थॉट हमारी जागरूकता में होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, इस सोच से हमें सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। और ये जागरूकता यूं ही नहीं आ जाती, क्योंकि बेहोशी की नींद हमारी बहुत गहरी है। तो इस बेहोशी को तोड़ने के लिए
छोटी छोटी बातों पर जागना जरूरी है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि एक घंटे का हमने अलार्म लगाया है, वो सिर्फ जगाने के लिए, अपने आप को उस फीलिंग को जगाने के लिए कि हाँ वाकई मतलब आप सोचते हो अपने कुछ करने के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए एक अच्छे क्वांटम में, तो फिर जरूरी होता है शुरू के दिनों में अपने आप को याद दिलाना। तो याद करते 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 फिर एक वक्त ऐसा भी आता है, फिर आप भूलना आपका कम हो जाता है, याद रहना ज्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप अपने आप को याद रख पाते हैं, अपनी जीवन ऊर्जा को, अपनी वाइटल एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को, इन सब चीजों के ऊपर जब आप जितना ज्यादा अवेयर होते हैं, तो फिर फुर्सत कहाँ है अतीत को देखने की, अतीत को झांकने की। तो ना अतीत बचता है, ना उसके दर्द बचते हैं, फुर्सत नहीं रहती। तो ये आपने जैसे सोल्यूशन तो बताया, आपने अवेयरनेस की बात की और जो चीजें आपने बात की, तो वो तो ठीक है पता है, पर वो अचीव कैसे करें, वो कैसे करना कैसे है? तो अगर अवेयरनेस की बात करें, माइंडफुलनेस की बात करें, अलर्टनेस की बात करें, जागरूकता की बात करें, तो ये हमें अपने दैनंदिन कार्यों में जो रोज के हमारे काम हैं उनसे शुरू करना होगा। छोटा छोटा काम, चाय भी पी रहे हैं तो मिठास का एहसास तो हो, ऐसा ना हो कि कुछ और काम कर रहे हैं और चाय कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। ऐसा ना हो रास्ते पर कहीं चले जा रहे हैं, एक जगह से चले दूसरी जगह पहुंच भी गए और पता ही नहीं चला कि रास्ते कैसे थे, हमने कदमों के दम पे उसको सफर को तय किया है। हमको अपने एक ही कदम का एहसास नहीं होता है कि हमने कदम रख कर वो यात्रा पूरी की है। तो जब चल रहे हैं तो देखें, ध्यान दें कि आपका हर कदम कैसे इस जमीन को छूता है, कैसा एहसास होता है, और उसमें अगर आप जोड़ सकें उस प्रेम को, जिसको बुद्ध ने कहा है कि चलें ऐसे कि आपके कदम इस धरती को चूम रहे हों, हर स्पर्श आपके उस प्रेम की भावना को बढ़ाता जाए, तो ये वॉकिंग मेडिटेशन हो जाता है। आप चलते हैं और आपका प्रेम का अभ्यास हो जाता है, आपकी जागरूकता बढ़ जाती है, और उदात्त भावों के साथ मिलकर जो जागरूकता के प्रयोग किए जाते हैं वो ज्यादा कार्यकारी होते हैं। तो जब भी जागरूकता का प्रयास करें, अलर्टनेस का प्रयास करें, तो कोशिश करें एक अच्छे भाव दशा में हो, क्योंकि वो भाव दशा भी साथ में प्रगाढ़ होगी। वहीं कहीं अगर आपने बुद्ध के शून्य की तरह अगर आपने किया उस जागरूकता का अभ्यास, तो आप भी वो शून्य, वो शांति तो होगी, लेकिन दूसरों को लगेगा कि आप कुछ ज्यादा ही शांत हो गए। वही कि कुछ सूफी से, जैसे आपने कहा कि अगर हम चाय का एक सिप भी ले रहे हैं तो आप अवेयरनेस के साथ हो, चल रहे हैं तो आपको रियलाइज हो कि आप हर एक स्टेप आप चल रहे हैं। लेकिन कुछ सूफी सेंट्स ने ये भी बात अक्सर ज्यादातर ने किया कि आपको एक प्लेफुल नेचर में भी रहना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोग को बहुत सीरियस नहीं बना देंगे कि लाइफ की तरफ एकदम बहुत ही आप सीरियस हैं हर चीज को लेकर, जो हल्के में भी ली जा सकती थी चीज, वो चीज जो प्लेफुलनेस है वो खत्म हो जाती है। प्लेफुलनेस खत्म होती सी लगती है, लेकिन ओढ़ी हुई प्लेफुलनेस से कोई खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि जब आप खुद यूं ही खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुशी जैसे भाव अंदरूनी आए तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, अंदर से पैदा ही, अपने कृत्यों में नहीं। और ये अभ्यास जब आप जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आपके अंदर से विषाद खत्म हो जाता है, आपके अंदर से दुख खत्म हो जाता है, त्रासदी के भाव खत्म हो जाते हैं। तो जो कुछ बच रहता है वो, जैसे बुद्ध ने कहा कि उस समय दुख नहीं होगा, जो बचेगा वो मेलोडी खाओ खूब जल जाओ, वो तो आपको अनुभव से मिलेगा। उसे शब्दों में व्यक्त करने की जब कोशिश की तो बुद्ध इससे ज्यादा नहीं कह पाए कि आनंद मिलेगा। वो तो फिर यही कहा कि जाओ प्रयास करो और मिलेगा, ये क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसा होता है।
कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस से अगर आप गुजरेंगे तो उसका रिजल्ट ऐसा आता ही है। तो इसलिए आप प्रोसेस में उतरें, डिसिप्लिन फॉलो करें, और जब आप इस यूनिफाइड फील्ड के साथ में, इस परमात्मा सत्ता के साथ में जितना आप नजदीक होने लगते हैं, आपके अंदर से एक अलग आनंद झरने लगता है। फिर आपको बार बार बताने की कोशिश नहीं करनी पड़ती कि आप बहुत खुश हैं। और जबकि होता यह है कि कोई आपके पास आके बैठता है तो वो कहता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम थोड़े रिचार्ज हो गए। तब आपके पास जो कुछ था वो बांटा, वो बांटा भी कहना ज्यादा होगा कि वो ये कहें कि वो बटा, जो भी था आपके पास से वो बटा, वो उसको भी मिला, आपकी खुशबू कुछ उसको भी मिली। तो अगर आपके अंदर सुख था, शांति थी, आनंद के भाव थे, तो वो उस तक भी पहुंचे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कितना भी हाथ पकड़ के उसको दबाएं और बोले कि आई लव यू, तो फिर इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि आपको खुद शक है, अपने आप को झूठी दिलासा दिलाने के लिए आप कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। अन्यथा ये तो महसूस करने वाली चीजें हैं, कहते ही अपने मूल्य को खो देती हैं, छोटी हो जाती है। तो अभी जैसे आपने कहा कि हम लोग ने खुशी की बात की, तो अक्सर ये होता है कि हम लोग जब इस पाथ पर चलते हैं तो हम लोग खुश हैं, हम लोग अवेयर हैं, हम लोग सब ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वर्क कर रहा हो अपने ऊपर। तो उसके कारण लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ ऐसा आसपास होता है, वो आपको इफेक्ट करता ही करता है। तो तब क्या करें? क्योंकि जरूरी नहीं है वही कि सामने वाला भी उसी पाथ पर चल रहा है, तो आप हमेशा नहीं उस एनर्जी को मेंटेन कर सकते हो, वो खराब होती ही होती है एवरी नाउ एंड देन। तो तब क्या करें? तब ध्यान दें अपने स्कूलिंग सिस्टम का। एक ही क्लास में आपको तब तक रखा जाएगा जब तक वो क्लास आपको समझ में नहीं आ जाती। तो लाइफ आपको लेसन्स देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। और कभी दूसरे को दोष न दें। दूसरा सिर्फ मिरर है, आपके अंदर वो भाव है इसलिए वो जाग रहा है। अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है, आप वो चीज नहीं ढूंढ रहे हो, तो आपको चीज नहीं मिलेगी। जो ढूंढोगे वो पा जाओगे, जो सोचोगे वो हो जाओगे। पर जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आप शांत हैं, आपने शांति से कुछ काम किया, सामने वाले ने बहुत ही आपको रूड वे से, मतलब जरूरत भी नहीं थी को, ये मतलब डेली इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, हो सकता है शॉपकीपर के साथ हो जाए, बस में हो जाए, कंडक्टर के साथ हो जाए, आपने कुछ पोलाइटली बोला या आप अपने एक अच्छे मूड में हो, लेकिन उन्होंने बहुत गलत तरीके से रिवॉर्ड किया, बहुत गलत तरीके से बोल दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया, तो उसमें तो आपका कोई रोल ही नहीं था। वो नहीं, रोल तो नहीं था, लेकिन आप ये देखें, ये सोचें कि अगर आप शांत थे, आनंद में थे, एक अच्छे मूड में थे, तो किसी भी व्यक्ति की छोटी सी बात आपकी उस शांति को अगर भंग कर दे रही है, आपके उस आनंद को तोड़ दे रही है, तो अभी वो शांति में डेप्थ नहीं है, अभी वो ग्राउंडेड नहीं है आपकी शांति, वो बहुत हल्की है। आप सोचते हो कि आप शांत हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है, उस तूफान के ऊपर आपने हल्का सा एक पर्दा सा डाला हुआ है आनंद का, तो और आपको लगता है कि आनंद दिख रहा है, तूफान तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक छोटा सा कंकड़ उस परत को तोड़ देता है और अंदर से वो लावा बाहर आ जाता है। लेकिन ये सब लेसन्स हैं याद दिलाने के लिए। जिंदगी आपको मौके देती रहेगी कि अपनी, अगर आप शांति की यात्रा पर हैं तो देखें क्या शांत हुए या यूं ही धोखे में। लेकिन अक्सर जैसे हम लोग मेटाफर्स की बात करते हैं, उसी वे में हम लोग चीजें समझ पाते हैं, तो ऐसे तो जैसे अगर हम लोग पानी को देखते हैं तो वो दिखने में भी काफी शांत है और उसमें डेप्थ भी, ऐसा नहीं डेप्थ नहीं है, लेकिन उस तक में अगर आप कुछ भी पत्थर वगैरह मार रहे हो, कुछ भी ड्रॉप करो, तो वो रिपल इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल रिपल इफेक्ट आएगा, लेकिन वो रिपल बिल्कुल ऊपरी सतह पर होगा, नीचे वो उतना ही शांत होगा जैसे सागर में तूफान आते हैं, लेकिन वो अंदर शांत है। तो लहरें हैं, आती हैं जाती हैं, यही तो बात होती है अवेयरनेस की, कि लहरें आएंगी जाएंगी। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है हमारा मन भी, हम खुद भी। तो लहरें चल रही हैं विचारों की, हमारे मस्तिष्क में भी आएंगी चली जाएंगी, लेकिन अगर हम उनसे उलझ गए तो हम तूफानों से घिर जाएंगे। अगर हमने उनको जाने दिया तो समुद्र तो शांत है ही।
तो जैसे आपने बात की भी अवेयरनेस की, वही कि आप अवेयर हैं तो वो चीज़ें सरफेस लेवल पर होंगी। तो अवेयरनेस से और चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अक्सर जब हम ऐसे से रील्स या वीडियोस देखते हैं, अक्सर एक आध कमेंट्स तो ऐसे होते हैं, अच्छा जो बोलते हैं वो हो जाता है तो ठीक है। हम बोलते हैं कि हम उड़ने लग जाए, हम बोलते हैं कि हम एलॉन मस्क बन जाए, हम इतने रिच बन जाए, तो ऑब्वियसली उसका किसी के पास रिप्लाई नहीं होता। या फिर ऐसा होता है कि हम जिन चीजों से डरते हैं वो चीज होने लग जाती है, क्योंकि आप उसका ज्यादा सोचते हैं, तो लोग वही कमेंट में करने लगते हैं, अरे ठीक है फिर तो हम पैसे से बहुत डरते हैं भाई। तो मतलब बोलने को है, अगर कुछ भी पॉसिबल है कि आप सोचते हो वो पॉसिबल है, तो सबके पास सब क्यों नहीं है? क्योंकि अस्तित्व जो है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये लैंग्वेज नहीं समझता है। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, इस भाषा में, ये भाषा मनुष्य ने अपने काम चलाने के लिए इस्तेमाल की है। कुछ ध्वनियां हैं, कुछ शब्द हैं सिर्फ काम चलाने के लिए। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो क्या ये अस्तित्व भी ये हिंदी समझता होगा? बोलते हैं संस्कृत देव भाषा है, तो संस्कृत समझता होगा, हिब्रू, लैटिन ये समझता होगा, जर्मन, फ्रेंच ये समझता होगा? शायद नहीं। हाँ, हम बस एक थोड़ा इंटरप्ट कर दिया, लेकिन वही जैसे संस्कृत की बात है, तो हम एक बुक पढ़ रहे थे, मंत्रों के ऊपर थी, तो उस पर यही लिखा था कि हम लोग को लगता है जब हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं कि हम लोग ने वो वर्ड्स बोले, एक्चुअली वो वर्ड्स नहीं होता, वो ध्वनियां ही होती हैं, वो साउंड्स वैसे क्रिएट करते हैं। हम लोग को लगता है वो वर्ड्स है, बट एक्चुअली वो यूनिवर्स की तरफ वो एक साउंड की वो फ्रीक्वेंसी होती है जो रेजोनेट कर रही है, एक रिदम है साउंड्स का, वो भेजा जा रहा है, वो ट्रांसमिट किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है? आपके अंदर वो एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण आपकी ये बॉडी बिल्कुल लाइव है। अब ये बॉडी कुछ एक्सप्रेस करना चाहती है, कोई फीलिंग है जो एक्सप्रेस करना चाहती है। वो फीलिंग आपकी एक्सप्रेस करने के लिए आप उसको रिदम में अगर लाने की बात करें, म्यूजिक के उसमें, तो आप कुछ शब्द चुनते हैं अपनी भाषा के हिसाब से। तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलें कि वो एग्जिस्टेंस जो आपके भीतर है, जो वाइटल एनर्जी आपके अंदर है, उसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग को। तो वो आप अपने वोकल कॉर्ड्स में वेरिएशन लाके वो आवाजें निकालते हो। वो आवाजें इस ब्रह्मांड में फैल जाती है। आपकी वो वाइटल एनर्जी आपकी बॉडी की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जनरेट हुई, और बहुत अच्छे मैकेनिज्म के साथ में उसने एक रिदम फॉर्म किया, साउंड फॉर्म किया, और वो एमिट हो गई। जो पास में ह्यूमन बॉडी है, उसने उसके पूरे वो चारों तरफ उसको वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसीज, साउंड वेव्स फैल रही हैं, उसने उसको घेर लिया है। और उसके जो ईयर ड्रम के पास में जो सेंस है, वो उसको इंटरप्रेट कर रही है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि सिर्फ कान में बात कहेगी, बात तो पूरी कह दी गई। अब ये जो हमारा छोटा सा इक्विपमेंट है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसने उसको रिसीव किया। तो मुंह को अगर हम लोग ट्रांसमीटर कह सकें तो इसको हम रिसीवर कह पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसीवर के पास में ही वो फ्रीक्वेंसीज हमने सेंड की थी, फ्रीक्वेंसीज तो भेजी जा चुकी। अब वो फिर इंटरप्रेट करता है वो ब्रेन, उन फ्रीक्वेंसीज को अगेन कन्वर्ट करता है वो लैंग्वेज में या इमेजेस में, जिसको हम परसीव कर पाते हैं। तो ऐसे हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसीज दूसरे को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। और ये तो बहुत सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन हुआ कन्वेइंग ऑफ थॉट्स का, कन्वेइंग ऑफ इमोशंस का, कम्युनिकेशन का। लेकिन सटल लेवल पे हम सिर्फ वाइब्रेशंस ही हैं जो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई ह्यूमन टू ह्यूमन की, और यही बात होती है ह्यूमन टू यूनिवर्स की, उस क्वांटम फील्ड की, उस यूनिवर्स की, उस एग्जिस्टेंस की। तो हम जब ट्यूनिंग अपनी पूरी कर पाते, पूरी तरह से जब उसके साथ इन ट्यून हो जाते हैं, तो हम जब जो कहते हैं वो फिर हम नहीं कह रहे होते हैं, वो उस क्वांटम फील्ड, वो परमात्मा अस्तित्व वो कह रहा होता है।
तो क्या आप उतने इन ट्यून हैं जो आप कहते हैं कि मेरा कहा हुआ तो कुछ भी नहीं होता, मैं आज ये कह दूं तो क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये आवाज उस परम अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो कहना चाहे, जो शब्द देना चाहे, वहां से निकलनी चाहिए, तो बातें हो जाएंगी। मतलब भैया हम जितना यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे उतना फिर ये जो प्रैक्टिसेस हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह की वो उतनी असर करेंगी। अब मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजें भी हम लोग इसलिए करते हैं कि, और ये बताता है कि हाँ हम असंतुष्ट हैं, और अस्तित्व में असंतुष्टता जैसी कोई चीज नहीं है। उस अस्तित्व का हिंदू धर्म में एक नाम दिया गया है ईश्वर का, और ईश्वर आता है ऐश्वर्य से। तो जिन्होंने भी उस अस्तित्व को ईश्वर शब्द दिया वो उसके ऐश्वर्य के कारण कि इतना सब कुछ है उसके पास कि किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हम अपने छोटे से कटोरे को लेके घूमते हैं और बोलते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जबकि हम उसी के हिस्से, हम छोटे से कटोरे नहीं है। जिस दिन हम जुड़ जाते हैं हम पूर्ण अस्तित्व हो जाते हैं। पहचान लेने वाली बात है, रिवोल्यूशन वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये क्वांटम की बात करें तो अचानक हो सकती है, जिसको तंत्र में माना गया कि ये घटना अचानक घटने वाली घटना है, और जिसमें योग ने माना कि ये क्रमिक विकास है, धीरे धीरे अगर अभ्यास किया जाए तो इसे पाया जा सकता है। तो अपने व्यक्तित्व को देखें कि आपको क्या चीज ज्यादा सुविधापूर्ण लगता है। अचानक से एनलाइटेंड हो जाना, अचानक से कुछ भी कर बैठने की का दुस्साहस है आपके अंदर, या फिर डरे सहमे हैं तो धीरे 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 छोटे छोटे कदमों से ही प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास करते रहेंगे। आज घुटनों के बल चलते हैं, कल पैरों के बल चलेंगे, और एक दिन दौड़ने लगेंगे। वही जो आपने कहा, ये मैनिफेस्टेशन वही धीरे धीरे वही स्टेप्स होते हैं उन एनर्जी से अलाइन रहने की, क्योंकि इवेंचुअली आप सेम बातें कर रहे हैं, यूनिवर्स से मिलने की बातें कर रहे हैं, अलाइनमेंट की बातें कर रहे हैं जब मैनिफेस्टेशन की होती है। तो उसी से हमें एक क्वेश्चन हमारा, हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि एक बुक थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश, और एक बुक थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब दोनों ही बुक्स का गोल एक है, लेकिन दोनों बातें एकदम उल्टी करते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो बात करता है कि वही बोलो जो आप चाहते हो, ना मत बोलो। एग्जाम्पल, आपके पैर में दर्द है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपके पैर में दर्द है, आप ये मत बोलो मेरे पैर में दर्द ना हो, आप बोलो मेरा पैर ठीक है, मेरा पैर ठीक है। पैर का जिक्र ही क्यों करो? जो स्वस्थ होते हैं वो अपने पैरों का जिक्र नहीं करते हैं। जिनके अंदर कहीं भी छोटा सा भी दर्द है उनको पैर याद आता रहेगा, चाहे उसको पॉजिटिव का पहनावा पहनाए चाहे नेगेटिव का पहनावा पहनाए। लेकिन अगर आपके पैर स्वस्थ हैं तो आपको पैरों का ख्याल नहीं होता है। हाँ, हम यही इसके नेक्स्ट हम यही बात करने वाले थे कि भाई जो हमने सटल आर्ट वाली बुक का जिक्र किया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये जो मैनिफेस्टेशन वाली चीजें कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, तो मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप रिच नहीं है, आप हेल्दी नहीं है। तो आपके हिसाब से फिर मतलब हम लोग को ये मैनिफेस्टेशन और फॉर्मेशन करना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग जबकि आजकल कह रहे हैं कि करना चाहिए, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो लॉजिक भी सही है कि ठीक है, आप इसका मतलब आप मानते हैं कि आपके पास वो चीज नहीं है। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीजें पढ़ते हैं, द सीक्रेट बुक जो पढ़ते हैं, तो लगता है कि नहीं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे बार बार बोल रहे हैं, तो वो होने लग जाएगी चीज। तो एग्जैक्टली क्या है? तो सिर्फ अगर आप बोलते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि चीजें होने लगेंगी तो हो सकता है होने लगे, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा। और दूसरा ये है कि आप उस भाव दशा में रहने लगेंगे, और जब आप उस भाव दशा में रहते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में 90% से भी ज्यादा चीजें आपके सिर्फ यहाँ पर चल रही होती हैं। जिंदगी आपके यहाँ पर चल रही है, जबकि रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो आप खाते हैं, पीते हैं, घर में आपको रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ है बढ़िया, तो तकलीफ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चूंकि देकार्ते ने बोला कि आप सोचते हो इसलिए आप मनुष्य हो, तो आप इतने ज्यादा मनुष्य हो गए, इतने ज्यादा सोचने लगे हो कि आप भूल ही गए हो कि आप मनुष्य भी हो।
तो इतना सोचना कम करें, अपना सोचना थोड़ा ढील दें, थोड़ा विश्राम दें। पैर जब चलते चलते थक जाते हैं तो हमें उन्हें आराम के लिए बिस्तर पे लेटा देना पड़ता है, लेकिन दिमाग जब हमारा सोचते सोचते परेशान हो जाता है, उसको कभी भी नहीं सोचते कि इसको भी लेटा दें। यहाँ बात आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन में हम इस थके हुए दिमाग को लेटाते हैं, ऐसा नहीं है। हम जब उसकी ओर से ध्यान हटा देते हैं, वही जो पैरों के दर्द की बात, जब वो पैरों का ख्याल ही छूट जाता है तब उन पैरों को आराम मिलता है, तब उस मस्तिष्क को, उस हमारे सोचने की क्षमता को, जो हमारे लिए वरदान थी लेकिन अब अभिशाप बनती जा रही है, हमारे पागलपन का कारण बनती जा रही है, उन क्षणों पर, उन मेडिटेशन में, उन ध्यान में, उस बोध की अवस्था में उसको थोड़ा विश्राम मिलता है। और उसको विश्राम देना जरूरी नहीं है इसे आध्यात्मिकता के साथ में ही जोड़ना जरूरी है, इसे किसी धर्म संप्रदाय के साथ ही जोड़ना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, और ये सारे स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाते हैं जब आप उस परमात्मा एकात्म के साथ में जुड़ जाते हैं। तो उसकी कोशिश करें। ये भूल जाए कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फिर वही है, भूखे नंगे की भाषा है। लेकिन जब आप उस भाव दशा में रहते हैं कि हाँ सब कुछ है, अभी यहां से अगर आपको अगर उठना है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे उठना है, मेरे पैरों में शक्ति है, देखो मैं उठ सकती हूँ, और ऐसा नहीं। आप आश्वस्त हैं, आपको भरोसा है कि जब भी आपको जरूरत होगी आप उठ जाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही जब भी अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें, आप देखें कि हाँ ये चीजें हैं, वो मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि आप अस्तित्व के हिस्से हैं। ये भरोसा जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, और भरोसा पहले तो लोगों को होता ही नहीं है। लोग तो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया उनकी दुश्मन है। तो जब आप सोचते हैं दुश्मन है तो दुश्मनी तो निभाएगी, वो तथास्तु तो बोलेगा ही बोलेगा। तो देखें, प्रेम करें, और ये सब आधारभूत भाव है मनुष्य के, यही मनुष्यता है। लेकिन ये बातें तो बहुत लंबी चल जाएगी। अब इसमें हम लोगों की कंडीशनिंग, इस समाज की कंडीशनिंग ऐसी की जा रही है कि हम धीरे धीरे मानवता से ही दूर होते जा रहे हैं, परमात्मा की तो बात बहुत दूर हो जाती है। हमें सिखाया जा रहा है कि किसी पर भरोसा मत करो, हर कोई चोर डाकू है, कहीं आप बाहर नहीं निकल सकते, ठग है सब, कौन कब गला काट ले कुछ पता नहीं। तो जब ऐसी भाव दशाएं हमारे अंदर आरोपित की जा रही हैं, हमें सिखाया जा रहा है, तो जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन ये बिलीफ इतने ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि हमारे अंदर से ह्यूमननेस खत्म हो जा रही है, मानवता खत्म होती जा रही है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जैसे जैसे हमारे अंदर से मानवता के ये मानवीय गुण, ये सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट प्रोग्राम दूर होते चले जाएंगे, हमें वापस उससे जुड़ना और मुश्किल होता जाएगा, वो रास्ता और लंबा होता जा रहा है, और इसमें हमारा आपसी प्रेम होता जा रहा है। और जब हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो फिर कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में कभी एकता ना हो, कभी प्रेम ना हो, कभी कोई शांत ना हो, क्योंकि जब वो शांत होता है तब वो कुछ भी कर सकता है। फ्रीडम उसने पहचान लिया, उसका स्वाद उसे मिल गया है। अब वो छोटी छोटी क्षुद्र बातों पर आपस में नहीं लड़ेगा। जब नहीं लड़ेगा तो कुछ है जिनका स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा। इसलिए हमें जागने की जरूरत है कि अपने हम मानवीय गुणों का विकास करें, उसकी ओर ध्यान दें। अध्यात्म परमात्म बाद की बात है, पहले मानव को होने, अपनी जो ह्यूमननेस है उसको तो अचीव कर लें। एक दूसरे के लिए दर्द हो, एक दूसरे के बांटने की भावना हो, दर्द महसूस कर पाए। अभी तो दर्द देखते हैं तो मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है, कितने दूर जा चुके हैं हम लोग। तो देखें दूसरे का दर्द, दूसरे आपने ध्यान दिया होगा, रास्ते में कोई फिसल के गिरता है, आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। कितने लोग होते हैं जो हाथ दे के उसे उठाते हैं? शायद कोई नहीं, वो खुद ही बेचारा कपड़े झाड़ता है, उठता है, चारों तरफ देखता है, मायूस सा होकर चला जाता है। तो ये पूरी दुनिया की हालत है। बचाना है, अपने आप से शुरुआत करें, अपनी दुनिया से, अपने इस मेंटल वर्ल्ड में इसको लाना शुरू करें, मुस्कुराना शुरू करें, मदद करना शुरू करें। दूर नहीं है परमात्मा। वही जो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले खुद के साथ तो खुद के साथ शुरू करें, और ये वही अपने आप से प्रेम करें। और ये फीलिंग्स की बात है, वर्ड्स की नहीं होती है कि
वो फीलिंग है, उस फीलिंग में रहे कि, और वो भरोसा दिखाए कि हाँ यूनिवर्स हमारा ख्याल रख रहा है और हमें पता है ये सब हो रहा है। तो ऐसे तो जैसे आपने कहा कि डिस्कशन और लंबी चल जाएगी, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स कहानियां सुनते हैं, फैमिलीज में है, इतनी क्लोज नेटेड फैमिलीज होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वर्क प्लेसेस में है, फ्रेंडशिप्स में है, तो वो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हाँ, के लिए इसमें हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि इस मामले में अगर हम लोग बहुत सीधी साधारण भाषा में देखें तो एक श्रद्धा और सबूरी, ये दो शब्द हैं, बहुत बढ़िया शब्द हैं, इन पर थोड़ा विचार कीजिएगा, मनन कीजिएगा, और ये दो शब्द अगर जीवन में उतर गए तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करते हैं, यही मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं, यही मेडिटेशन का काम करते हैं, यही अवेयरनेस का काम करते हैं, और ये अल्टीमेट परमात्मा तक इन ट्यून कराने का काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, मनन करें, श्रद्धा और सबूरी, और जो पाएंगे वो, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। और ये ध्यान रखें कि हम उस परमात्मा के हिस्से हैं, उस एग्जिस्टेंस का पार्ट हैं। हमारे अंदर भी जो दिल धड़क रहा है उसके अंदर वही ऊर्जा है जो सूरज के अंदर ऊर्जा है। सूरज ने अपनी ऊर्जा खींच ली, हमारे दिल की धड़कनें, हमारी सांसें तुरंत गायब हो जाएंगी। तो हम उससे जुड़े हैं, तो जो सूरज से जुड़ा है, जो इतना हमारा एटलीस्ट सोलर सिस्टम तो चला ही रहा है, तो वो चला रहा है, तो और हम भी उसी के जब हिस्से हैं, तो हम भी पूरी क्षमता रखते हैं। वही है कि हर रिलीजन, हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस घूम फिर कर सेम लगभग चीजों के बारे में ही बात करती हैं। जैसे आपने अभी कहा श्रद्धा और सबूरी, तो इस बार हम लोग श्रद्धा और सबूरी, वही है कि आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो करने वो वाला चीज काम, होगी, बातों का नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब इस पर सिर्फ चर्चा ही करते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इस पर प्रयास करने होंगे, इस पर प्रयोग करने होंगे, अपने जीवन के साथ किए गए प्रयोग हैं ये, और करते रहना चाहिए। खाली बैठे बैठे क्या करना है, कुछ तो ऐसे प्रयोग करें कि आपको लगता हो कि हाँ इस अस्तित्व से जुड़ेंगे, और कुछ नहीं तो शांति तो मिलेगी, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो इस बार हम लोग वही जैसे बात है कि उस पर करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ सीखें, तब तक हम लोग श्रद्धा और सबूरी पर वर्क करेंगे, वो जितना ज्यादा हो सके वो फीलिंग रखेंगे अपने अंदर। तो अब अगली बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।